गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के प्रीपीजी की क्लास की प्रिपरेशन के लिए स्टडी जंक्शन एक ऐप तैयार हुआ है, जिसका पर्पस ये है कि आपको कंसेप्ट बेस्ड स्टडी कराया जाए और दूसरा एक क्वालिटी बेस्ड आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाया जाए। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को शुरुआत की गई थी और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। तो उसमें पहला लेक्चर अपना हो चुका था, जिसके अंदर मार्केट और मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट थे अपन ने क्लियर किए थे कि मार्केट क्या होता है। कि मार्केट अपने को पता है कि एक ऐसा स्थान है या प्लेस है जहाँ पर बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं और कमोडिटी को खरीदा बेचा जाता है। जबकि मार्केटिंग क्या है कि कोई भी एग्रीकल्चर गुड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग से लेकर जब तक कंज्यूमर तक लास्ट यूज नहीं हो जाती, तो उस दौरान जो भी प्रोसेस है या जो भी एक्टिविटीज़ है उन सबको कम्युनिटी रूप में या सबको एक साथ में अपन जो शब्द के रूप में बोलते हैं, तो उसके रूप में क्या बोलते हैं अपन, मार्केटिंग बोलते हैं। तो आज की क्लास में जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं उसके अंदर मार्केट एंड मार्केटिंग की ही उसके आगे अपन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे कि मार्केटिंग के जो टेक्निकल टर्म होते हैं कि भाई कॉस्ट क्या होती है, प्राइस स्प्रेड क्या होता है ना, कि मार्केटिंग कॉस्ट क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट है वो है कि भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, मार्केट का इंटीग्रेशन क्या होता है ना। तो इनके बारे में आज सारा सब कुछ अपन शुरुआत करते हैं। तो स्वागत करता हूँ आपके स्टडी जंक्शन ऐप पर, जिसमें अपन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में मैंने आप सबको बताया था कि देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको बात ध्यान में रखने की जरूरत है, वो है कि यहाँ पे देखो कि एग्रीकल्चरल होता है, न कि कभी भी एग्रीकल्चर नहीं होता है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो आगे से आप कभी भी बोले तो उसको ध्यान में रखना, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स ही आपको बोलना है। तो देखो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, है ना। तो पार्ट 1 के अंदर अपन एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट सारा सब कुछ पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 के अंदर अपन एग्रीकल्चर फिनांस एंड कोऑपरेशन पढ़ेंगे एंड पार्ट 3 के अंदर अपन फार्म बजटिंग वाला पूरा पार्ट पढ़ेंगे। और लास्ट में जो पार्ट 4 है, तो जो ऑफलाइन में स्टार्ट किया गया था कि अपना डिमांड, यूटिलिटी, है ना, प्रोडक्शन, उसके आगे का प्रोडक्शन फंक्शन कर्व क्या होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शन फंक्शन रिलेशन और फैक्टर और प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशन के बारे में जितने भी ग्राफ्स है, जितने भी उनके बीच में रिलेशंस है, एमपीपी, टीपीपी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वो सारे उसके अंदर अपन कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पार्ट 1 में, जो पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसमें लेक्चर 1 अपन ने कंप्लीट कर दिया और आज का लेक्चर 2 है। और लेक्चर 2 के अंदर जो टॉपिक अपन डिस्कशन करने वाले हैं उसका है कि मार्केटिंग कॉस्ट क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, प्राइस स्प्रेड क्या होते हैं एंड फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिन, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट क्या होता है। तो देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जिसके अंदर क्या है कि फार्मर यहाँ पे दिख रहा है। देखो ये फार्मर है, ये क्या है, ये फार्मर है। यहाँ पे फार्मर अपने प्रोडक्ट को कितने में बेच रहा है, यहाँ पे उसकी जो कॉस्टिंग आई है, सब कुछ मिला मिलू के प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूँ कि वीट की, अगर वीट वो मार्केट में मतलब उसकी जो खेती में उत्पन्न किया है तो उसकी कॉस्टिंग मान के चलते हैं 10 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग आई है। अब वो क्या करता है, मंडी में जाता है। मंडी में क्या करता है कि मंडी के अंदर वो बेचता है, ठीक है। मंडी के अंदर बेचने के बाद देखो उसने कितने रुपए में बेचा, मंडी के अंदर 12 रुपए में किलो के अंदर उसने मंडी को बेचा है। मंडी में 12 रुपए किलो के अंदर वहाँ पे आड़ती को या फिर एपीएमसी मंडी वहाँ पे गया, वहाँ पे उन्होंने 12 रुपए किलो में बेचा। और यहाँ पर मुझे अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि 10 रुपये कॉस्टिंग यहाँ पे किसको आई थी, किसान को आई थी। और किसान ने कितने रुपए में किलो में बेचा, मंडी में 12 रुपए किलो में, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखो यहाँ पे उसका प्रॉफिट होता है कि जो मंडी में उसने सेलिंग प्राइस किया है कितने, 12 रुपए में, और जो उसकी कॉस्टिंग प्राइस थी कितनी, 10 रुपये किलो में। अभी 10 रुपये किलो में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ सारे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, और जो किसान के द्वारा जो भी कॉस्टिंग सबको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जिसमें इनपुट कॉस्ट भी आ गया, उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आ गया, उसका लोडिंग अनलोडिंग सारा कॉस्ट उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। और मंडी में वो 12 रुपये किलो में बेचता है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सेलिंग प्राइस उसका 12 रुपये और उससे कॉस्टिंग प्राइस 10 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से है। तो प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 2 रुपये पर किलोग्राम के उसको क्या होता है, किसान को प्रॉफिट होता है। क्या होता है उसको, 10 रुपये किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पे उसको
प्रॉफिट होता है। तो ये किसान का प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे किसान के प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे किसान को 2 रुपये प्रॉफिट होता है। अब देखो मंडी के अंदर वो 12 रुपये किलोग्राम में आड़तिया के द्वारा या फिर ट्रेडर्स के द्वारा या फिर अपन बोलते हैं दलाल के द्वारा खरीदा जाता है। अब 1 रुपये वहाँ पे मंडी का उसका टैक्स खर्चा वर्चा, लोडिंग अनलोडिंग, उसका पैकेजिंग वैकेजिंग, उसका मंडी टैक्स, किराया विराया सब मिला के उस पर कितना खर्चा आ गया, 1 रुपये पर किलोग्राम से उसका खर्चा आ गया। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कितनी किसकी, आड़तिया की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, या फिर अपन बोलते हैं जो ट्रेडर्स है जिन्होंने मंडी में किसान से खरीदा है उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 13 रुपये हो गई। अब इसने क्या किया, इसने रिटेलर को बेच दिया, और रिटेलर को कितने रुपए किलो में बेचा, यहाँ पे रिटेलर को 15 रुपये किलो में बेचता है। तो यहाँ पर देखो एक शब्द समझ में, रिटेलर ने 15 रुपये में खरीदा है और मंडी से आड़तिया ने 13 रुपये किलो में बेचा है। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 2 रुपये का प्रॉफिट होता है, किसको, मंडी वाले आड़तिया को। तो मंडी वाले आड़तिया का भी प्रॉफिट कितना है यहाँ पे इस एग्जांपल के केस में, 2 रुपये के उसमें। अब देखो रिटेलर ने 15 रुपये में खरीदा है, 2 रुपये उसकी कॉस्टिंग हो गया, उसका पैकेजिंग में हो गया, हो सकता है उसका ट्रांसपोर्ट में कॉस्टिंग हो गया, हो सकता है उसका स्टोरेज वाले में कॉस्टिंग हो गया। तो कुल मिलाकर 2 रुपये पर किलोग्राम से उसका रिटेलर का कॉस्टिंग पड़ता है, और इन दोनों को मिलाकर बात करते हैं तो 17 रुपये कॉस्टिंग पड़ता है। और फाइनली ये रिटेलर कंज्यूमर को 20 रुपये किलो में बेच देता है। कितने में बेच देता है साहब, 20 रुपये किलो में बेच देता है। तो यहाँ पर रिटेलर का प्रॉफिट कितना हो गया, 3 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो देखो प्रॉफिट की अगर बात करें तो किसान का प्रॉफिट यहाँ पे 2 रुपये है, मंडी का प्रॉफिट यहाँ पे 3 रुपये है, मंडी वाले आड़तिया का प्रॉफिट 3 रुपये है, और रिटेलर का प्रॉफिट कितने रुपये है, 3 रुपये है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है ना। इसी चीज़ को अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे बाद में कि भाई मार्केटिंग कॉस्ट क्या है। तो मैं आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके मेरे क्वेश्चन का आंसर आप सोच सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैं ये आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है। सबसे पहला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है। दूसरा मेरा सवाल कि यहाँ पे प्राइस स्प्रेड कितना है, कितना रुपए का प्राइस स्प्रेड हुआ है। प्राइस स्प्रेड क्या होता है क्या नहीं होता है मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी आप खोज करके बता सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस स्प्रेड कितना हुआ है। और तीसरा लास्ट फाइनल मेरे को बता दीजिए कि यहाँ पे टोटल मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है, प्लस यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितना ये प्रॉफिट मार्जिन किसान का कितना है, मंडी का कितना है, और रिटेलर का मार्जिन कितना है। तो अपन बात करते हैं तो मार्केटिंग मार्जिन कितना है, यहाँ पे मार्केटिंग मार्जिन कितना है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो आप पोज करके आप मुझे बताइए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने जो आपके सामने पेश किया, एक क्वेश्चन और मैं पेश कर सकता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, पहला मार्केटिंग कॉस्ट, आप मुझे इस एग्जांपल से बता सकते हैं कि मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है। दूसरा मार्जिन कितना है। तीसरा प्राइस स्प्रेड कितना है, ठीक है। ये एग्जांपल आपके सामने है, आप मुझे इसका आंसर बताइए पोज करके। ये तो फाइनली बाद में मैं बताने वाला ही हूँ। तो देखो ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे कैसे इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से देखो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर 10 रुपये से 12 रुपये में आया तो किसान का प्रॉफिट कितना है, 2 रुपये। और यहाँ पे 12 + 1 13 रुपये मंडी का कॉस्टिंग आया और उसने कितने में बेचा, 15 रुपये में। तो मंडी का प्रॉफिट कितना है, 2 रुपये। और रिटेलर ने 15 + 2 मतलब 17 रुपये में उसकी कॉस्टिंग आई और बेचा कितने में, 20 रुपये में। तो रिटेलर का प्रॉफिट कितना हुआ, 3 रुपये। तो यहाँ पे अगर पहली बात करें कि मार्केटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, इस पूरी प्रोसेस के दौरान मार्केटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहाँ पे 3 बीच में मिडिल में तीन आए, मतलब एक तो फार्मर आया और 2 मिडिल मैन आए, ठीक है। फार्मर का प्रॉफिट कितना था, 2 रुपये। मंडी ने कितना प्रॉफिट कमाया, 2 रुपये। और रिटेलर ने कितना प्रॉफिट कमाया, 3 रुपये। तो 3 + 2 + 2 टोटल हो गए 7 रुपये। तो यहाँ पे टोटल मार्केटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 7 रुपये आएगा। कितने रुपये आएगा, 7 रुपये आएगा। जबकि उन 7 रुपये में से फार्मर का प्रॉफिट कितना था, 2 रुपये। मंडी के आड़तिया का प्रॉफिट कितना था, 2 रुपये। और रिटेलर का प्रॉफिट कितना था, 3 रुपये प्रॉफिट था, ठीक है। पहला कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि मार्केटिंग प्रॉफिट क्या हुआ, तीनों का प्रॉफिट को मिलाकर अपन ने क्या बोला, मार्केटिंग प्रॉफिट। अब दूसरी बात करते हैं अपन कि बताइए प्राइस स्प्रेड क्या होता है। प्राइस स्प्रेड क्या होता है, देखो ये बहुत टेक्निकल शब्द है और आपको समझ में आना भी चाहिए। प्राइस स्प्रेड क्या होता है, प्राइस स्प्रेड कुछ भी नहीं होता। किसान जो फार्मर जो मार्केट में बेच रहा है, फार्मर जो सबसे पहले मंडी के अंदर बेचता है, या फार्मर की जो कॉस्ट है वो लास्ट फाइनली कंज्यूमर कौन खरीद रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है। तो कंज्यूमर के द्वारा जो पेड किया गया पैसा और फार्मर के द्वारा जो रिसीव किया गया पैसा, उसका डिफरेंस ही क्या कहलाता है, उसका डिफरेंस ही कहलाता है प्राइस स्प्रेड। क्या कहलाता है, प्राइस स्प्रेड। दोबारा सुनिए कि जो कंज्यूमर मतलब लास्ट एंड यूजर,
लास्ट एंड यूजर ने उस प्रोडक्ट को कितने रुपए में खरीदा, मतलब उस प्रोडक्ट के लिए कितना पेड किया, उसमें से किसान ने कितना रुपए में रिसीव किया था, उसको पैसे को माइनस कर दे तो जो आता है डिफरेंस आता है वही क्या कहलाता है, वही प्राइस स्प्रेड कहलाता है, वही क्या कहलाता है, प्राइस स्प्रेड कहलाता है। तो देखो मैंने दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी है, एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे मार्केटिंग प्रॉफिट क्लियर की है और दूसरा प्राइस स्प्रेड क्लियर किया है। अब तीसरी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मार्केटिंग कोस्ट की। यहाँ पे क्या बात करूँ, मार्केटिंग कोस्ट की क्या हुआ। तो देखो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट मतलब एक जगह होती है जहाँ पर बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं और सामान का लेना देना होता है, ठीक है, ये मार्केट होता है। जबकि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो हार्वेस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसका कंज्यूमर तक पहुंचने से बीच के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है या जो भी प्रोसेस होती है उस सब प्रोसेस को मिला के क्या कहते हैं, मार्केटिंग। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे मार्केटिंग में कितनी कॉस्ट आई है। तो देखो यहाँ पर 1 रुपये कॉस्ट तो यहाँ पे आई थी मंडी के अंदर, कितने रुपए कॉस्ट आई थी, 1 रुपये कॉस्ट तो यहाँ पे लॉन्च हो सकता है वो उसके मंडी टैक्स देना पड़ा हो आड़तिया को, या फिर हो सकता है स्टोरेज का कॉस्ट लगाओ, या हो सकता है लोडिंग अनलोडिंग का कॉस्ट लगाओ, या पैकेजिंग का कॉस्ट लगाओ, हो सकता है किसी भी प्रकार का कॉस्ट लगाओ। तो देखो यहाँ पर आड़तिया को कितने रुपए कॉस्ट आई थी मार्केटिंग वाली, 1 रुपये, और रिटेलर को कितनी कॉस्ट आई थी, 2 रुपये। तो देखो ये 1 रुपये और 2 रुपये इन दोनों को मिलाकर ही क्या बोलते हैं अपन, मार्केटिंग कॉस्ट बोलते हैं। कि मार्केटिंग प्रोसेस के दौरान जितनी जितनी कॉस्ट आती है या जितना पैसा एडिशनल खर्च होता है वही क्या कहलाता है, मार्केटिंग कॉस्ट कहलाता है। तो इन तीनों से एक रिलेशन निकलता है, वो रिलेशन क्या निकलता है कि प्राइस स्प्रेड क्या होती है, कि प्राइस स्प्रेड इक्वल टू मार्केटिंग कॉस्ट प्लस मार्केटिंग कॉस्ट प्लस क्या बोलते हैं अपन, मार्केटिंग प्रॉफिट, मार्केटिंग कॉस्ट या प्लस मार्केटिंग प्रॉफिट इक्वल टू प्राइस स्प्रेड। इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में और आसानी से देखते हैं। देखो ये तीनों मैंने बता दिया कि मार्केटिंग कॉस्ट क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, प्राइस स्प्रेड क्या होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, मार्केटिंग कॉस्ट मैंने बताया था आपको, टोटल कॉस्ट अकरिंग ड्यूरिंग मार्केटिंग प्रोसेस। मतलब मार्केटिंग प्रोसेस मतलब हार्वेस्टिंग की बात से लेकर और कंज्यूमर के लास्ट यूज तक जो भी प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस के दौरान जो भी खर्चे हो रहे हैं या जो भी कॉस्ट हो रही है वो सब कॉस्ट मिला के क्या कहते हैं अपन, मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं। दूसरा देखो मार्जिन, मार्जिन का मतलब क्या होता है, ये भी प्रॉफिट, मार्जिन का मतलब कहते हैं दूसरे शब्द में प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको पता है कि सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दे तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग मार्जिन की बात करें तो मार्केटिंग मार्जिन जो मार्केटिंग प्रोसेस के दौरान जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या कहलाता है, मार्केटिंग मार्जिन कहलाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्राइस स्प्रेड। प्राइस स्प्रेड की डेफिनेशन की बात करें तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, ये कहती है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, डिफरेंस बिटवीन प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड नेट प्राइस जो रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। मतलब प्रोड्यूसर कौन, फार्मर। तो फार्मर के द्वारा जो पैसा रिसीव्ड किया गया फार्मर और जो पैसा किसने, कंज्यूमर ने पेड किया है उस कमोडिटी को खरीदने के लिए, उसके बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, प्राइस स्प्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है साहब, प्राइस स्प्रेड कहलाता है। देखो दूसरे अगर इसको बोले तो इट इज द सम ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्केटिंग मार्जिन। मैंने पहले भी कहा था कि ऊपर वाले दोनों को, मार्केटिंग कॉस्ट को और मार्केटिंग मार्जिन को अगर जोड़ दे तो वही क्या कहलाता है, प्राइस स्प्रेड कहलाता है, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन के बाद इसका फॉर्मूलेस की बात करते हैं। तो प्राइस स्प्रेड को हमेशा परसेंटेज में शो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि कंज्यूमर प्राइस क्या होती है कि जो कंज्यूमर ने उस कमोडिटी को खरीदने के लिए पेड की गई है, यहाँ पे पेड की गई है, उसमें से नेट प्राइस को अगर अपन घटा दे और डिवाइड कर दे कंज्यूमर प्राइस का और मल्टीप्लाई करके 100 करते हैं तो वो जो रेशियो निकलता है वो क्या निकलता है, प्राइस स्प्रेड का परसेंटेज रेशियो निकलता है। क्या निकलता है, प्राइस स्प्रेड का परसेंटेज रेशियो निकलता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्राइस स्प्रेड को एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, मार्केट का इंटीग्रेशन। क्या बात करते हैं, मार्केट इंटीग्रेशन। अब ये मार्केट इंटीग्रेशन क्या होता है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्चुअल टॉपिक है। देखो हमेशा इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपके कंसेप्ट लेवल पे हमेशा बनते हैं और मैं अभी तक बता दूं अब तक बीएचयू के लेवल पे 2 बार इसमें से क्वेश्चन बन चुके हैं। अपने प्री पीजी के अंदर भी इस बार बहुत संभावना है कि इसमें से क्वेश्चन है। तो मार्केट इंटीग्रेशन क्या होता है इस आपको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो देखो मैं बात करूँ मार्केट इंटीग्रेशन, तो इससे मार्केट इंटीग्रेशन क्या होता है इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ
कि मार्केट इंटीग्रेशन का क्लासीफाई किया गया है 3 प्रकार के आधार पर, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और कॉन्ग्लोमरेशन। देखो नाम से ही यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई ना कोई प्रोसेस आपस में इंटीग्रेट हो रही है। अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे, मार्केट में। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में क्या होता है आपको पता है, मार्केटिंग में क्या होता है कि हार्वेस्टिंग से लेकर कंज्यूमर तक के बीच में जो भी प्रोसेस होती है उनको सबको कहते हैं मार्केटिंग कहते हैं। अब देखो यहाँ पर सारी की सारी प्रोसेस क्या होती है, अगर उस सारी की सारी प्रोसेस में से एक से ज़्यादा प्रोसेस जब आपस में लिंक हो या एक से ज़्यादा प्रोसेस एक ही फर्म खुद करे तो उसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। और जब मार्केट की बात हो रही तो उसी को किस शब्द में कहेंगे, मार्केट इंटीग्रेशन कहेंगे। तो सही है, कोई बात नहीं। आज आगे मैं इसको एग्जांपल के रूप में आपको बहुत सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, ये आपके सामने आप पोज करके इसको डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि वर्टिकल इंटीग्रेशन की क्या डेफिनेशन है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की क्या डेफिनेशन है और कॉन्ग्लोमरेशन की डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है। आप वीडियो को पोज करिए और इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस डेफिनेशन से अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं भी आपको आगे ले चलता हूँ। तो ले चलता हूँ आगे आपको। देखो मार्केट इंटीग्रेशन को मैं आगे ले चलने के लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। और तीनों प्रकार को मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। कैसे? देखो पहला है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग की प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है। देखो मार्केटिंग की प्रोसेस अपनी शुरू होती है कि प्रोडक्ट हार्वेस्ट हो गया, हार्वेस्ट के बाद उसका क्या होता है, उसका अपन स्टोरेज कर सकते हैं, उसका अपन प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, उसके अपन प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं, लास्ट में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है, मार्केटिंग की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे ABC फर्म है। क्या है यहाँ पे? ABC फर्म है। फर्म मतलब अलग अलग कंपनी है। जो देखो अब एक कंपनी क्या करती है, एक से ज़्यादा मार्केटिंग एक्टिविटी को खुद ही कर रही है, एक से ज़्यादा मार्केटिंग एक्टिविटी को खुद ही कर रही है। देखो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन भी खुद ही कर रही है, वो प्रोडक्ट और प्रोक्योरमेंट भी खुद ही कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि वर्टिकल स्टेज में चल रही है। मतलब पहले प्रोडक्शन किया, उसके बाद प्रोक्योरमेंट किया, फिर ग्रेडिंग किया, फिर प्रोसेसिंग किया, फिर ट्रांसपोर्ट किया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया। मतलब मार्केटिंग की प्रोसेस जब इतनी सारी स्टेप को एक ही फर्म खुद अपने लेवल पे करती है तो वो क्या कहलाती है, वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाती है। ये तो होगी डेफिनेशन की बात, यह समझाने की बात। इसको मैं समझाता हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे अमूल का एग्जाम्पल लेता हूँ। किसका एग्जाम्पल लेता हूँ? अमूल कंपनी। आपने सभी ने नाम सुना होगा अमूल कंपनी, गुजरात में NDDB बोर्ड जिसको पूरा संचालन करता है। तो अमूल कंपनी की मैं आपको सामने बात करूँ तो देखो अमूल कंपनी का क्या होता है कि अमूल कंपनी क्या मिल्क का खुद प्रोक्योरमेंट करता है? नहीं करता। बिल्कुल साहब, प्रोक्योरमेंट भी खुद करता है। क्या अमूल में मिल्क में जो प्रोक्योरमेंट है उसका वो प्रोसेसिंग करता है? नहीं करता। बिल्कुल करता है। स्टोरेज करता है? नहीं करता। बिल्कुल करता है। उसकी ग्रेडिंग करता है? नहीं करता। बिल्कुल करता है। जब प्रोसेसिंग होती है तो उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है? नहीं बनाता। कि भाई दूध से उसने क्या बनाया, दूध से पनीर बना दिया, दूध से श्रीखंड बना दिया, दूध से दही बना के बेच रहा है, दूध से छाछ बना के बेच रहा है, दूध से आइसक्रीम बना के बेच रहा है, दूध से चॉकलेट बना के बेच रहा है, दूध से और भी प्रोडक्ट बना के बेच रहा है। तो इसका मतलब प्रोसेसिंग वो अमूल खुद ही कर रहा है। क्या कर रहा है? खुद ही प्रोसेसिंग सारे कर रहा है। और लास्ट में ट्रांसपोर्ट भी वो खुद ही करता है। उसका आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर उसकी ही गाड़ियाँ आती है और लास्ट में किसको देता है? रिटेलर को दे देता है। तो मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज़ कोई फर्म खुद ही अकेले लेवल पे करती है, प्रोक्योरमेंट से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, बीच में किसी को भी आने नहीं देती है। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को, इस प्रकार के मार्केटिंग इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं? वर्टिकल इंटीग्रेशन ही कहते हैं। अब साहब वर्टिकल इंटीग्रेशन करती क्यों है फर्म, क्यों करती है? औरों के जैसे 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 मैं एग्जांपल दूं कि और जैसे कि रजनीगंधा, या फिर रजनीगंधा का एग्जांपल लेता हूँ कि भाई रजनीगंधा को प्रोडक्शन करने वाला अलग है। ठीक है, प्रोडक्शन करके उसका मार्केटिंग करने वाला अलग प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूटर अलग है उसका, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ट्रांसपोर्ट लेके आता है वो अलग आता है, और ट्रांसपोर्ट से रिटेलर पे आता है वो अलग आता है, और रिटेलर अलग बेचते हैं। इसका मतलब वो तो अलग अलग प्रोसेस है सारे, है ना। मतलब अलग अलग फर्म कर रही है, अलग अलग लोग, अलग अलग फर्म के लोग कर रहे हैं। जबकि वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, एक ही फर्म के लोग या एक ही फर्म सारी की सारी मार्केटिंग की एक्टिविटी खुद ही करती है। इस प्रकार के इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं? वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे अमूल का एग्जांपल देके आपको बहुत ही सिंपली फॉर्म में उसको समझाया है। दूसरा देखो यहाँ पे एक एक एग्जांपल दिख रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन का। देखो यहाँ पे कोई पेरेंट एग्री बिजनेस फर्म है। क्या है यहाँ पे? कोई एग्री बिजनेस फर्म है। वो अकेले ही क्या कर रही है कि होलसेलिंग भी कर रही है फीड का, फीड मिल में भी कर रही है, फिर ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी कर रही है, और लास्ट में फूड ग्रेन्स का व्यापार भी कर रही है। तो जब एक अकेली फर्म
अकेली फर्म एक ही सारे काम करती है तो उसी को क्या कहते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। देखो वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में सिर्फ एक ही फर्म का यूज होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में इंटीग्रेशन में एक से ज़्यादा फर्म यूज होती है। अब एक से ज़्यादा फर्म पर इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, इसमें एक से ज़्यादा फर्म एक मार्केटिंग एक्टिविटी को क्या करती है, कॉमन कर लेती है, ठीक है। और उस मार्केटिंग एक्टिविटी को कॉमन करके किसी दूसरे के साथ अपनी उसको एक्सटेंड कर लेती है। जैसे मैं इसको एग्जांपल के तौर में समझाऊं कि अपना, जैसे अपने डिलीवरी बॉय आता है, डिलीवरी बॉय समझते हैं अपन कि अपन ने कहीं ऑनलाइन प्रोडक्ट को अपन ने मंगवाया है, ठीक है, ऑनलाइन प्रोडक्ट को अपन ने मंगवाया, तो ऑनलाइन प्रोडक्ट को मंगवाया तो अपन ऑब्वियसली बात है कि अपने पास एग्जांपल के तौर में अमेजोन से मंगवा सकते हो या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हो या और भी मंत्रा से या बहुत सारे आगे हैं आजकल ई कॉमर्स मार्केट, उससे मंगवा सकते हो। पर आपने सुना होगा डिलीवरी मार्केट जो अपने को एक्चुअली में लेके जाता है, एक मोटरसाइकिल में लेके आता है काला सा बैग लेके, उसको टेक्निकली में क्या बोलते हैं, ई कार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई कार्ट। अब क्या ई कार्ट सिर्फ क्या एक ही कंपनी का लेके आता है कि प्रोडक्ट, कि अमेजन का ई कार्ट क्या अमेजन का ही प्रोडक्ट लेके आता है क्या, या डिलीवरी बॉय फ्लिपकार्ट का कोई अलग ही बंदा होता है क्या, नहीं होता भाई। ई कार्ट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया मैन। भाई इसने क्या काम किया कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोसेस मैं संभाल लूंगा, तो इसमें कंपनी को क्या हुआ, कंपनी को अलग से एक डिस्ट्रीब्यूटर या डिलीवरी बॉय रखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने क्या किया, ई कार्ट के साथ अपना क्या किया, इंटीग्रेशन कर लिया। सेम अमेजन ने भी क्या किया है, ई कार्ट के साथ सेम इंटीग्रेशन कर लिया। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक फर्म किसी एक मार्केटिंग प्रोसेस के लिए, अब यहाँ पे एक मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको पब्लिक कंज्यूमर तक पहुंचाना है। किसी एक मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूट के लिए आपस में कैसा रिलेशन रखती है, हॉरिजॉन्टल रिलेशन रखती है। आपस में कैसा रिलेशन रखती है, हॉरिजॉन्टल रिलेशन रखती है। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि इन दोनों कंपनियों को अलग अलग डिलीवरी बॉय रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कॉस्टिंग कम आती है। जिससे क्या होता है कि इन दोनों को कॉस्टिंग कम आती है प्रोडक्ट पे। क्लियर। तो इस प्रकार का इंटीग्रेशन क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाता है। तीसरी अपन बात करते हैं कॉन्ग्लोमरेशन। कॉन्ग्लोमरेशन इज द वेरी सिंपल है, इन दोनों से तो बहुत ही सिंपल है कॉन्ग्लोमरेशन। कॉन्ग्लोमरेशन का मतलब ये होता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म है, अगर वो वर्टिकल इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन दोनों साथ साथ करे, दोबारा कि जितने भी फर्म्स है वो वर्टिकल इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन साथ साथ करती है, तो वो क्या कहलाती है, कॉन्ग्लोमरेशन कहलाती है। देखो एक फर्म एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचती है, एक फर्म अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बेचती है, तो वो क्या कहलाती है, कॉन्ग्लोमरेशन कहलाती है। जैसे कि एक एग्री बिजनेस कॉन्ग्लोमरेशन फर्म है, वो क्या क्या बेचती है, देखो फूड ग्रेन का ट्रेड भी करती है, और फिर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट भी है, उसके बाद रिटेल चेन भी है, उसके बाद कपड़े की दुकान आ गई। देखो अब फूड और कपड़े का कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर उसके बाद सेल पर भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ गए, अब इसका भी कोई रिलेशन नहीं है ना। या वनस्पति घी आ गया। मतलब एक ऐसा फर्म जो एक से अधिक प्रोडक्ट को काम करता है, जिसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी हो सकता है, या दोनों ही इंटीग्रेशन हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिलेशन कॉन्ग्लोमरेशन कहलाता है। अब यहाँ पे बात ही आती है कि भाई इनके फायदे क्या क्या है, क्यों ऐसा क्यों। देखो वर्टिकल इंटीग्रेशन में जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है कि यहाँ पे मिडिल मैन कम हो गए। कौन कम हो गए, यहाँ पे मिडिल मैन को बहुत कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, मिडिल मैन को कम करने से क्या हुआ, उसकी क्वालिटी एंश्योर रही। क्वालिटी के बीच में कोई भी उसमें 3-5 नहीं होगा, क्वालिटी में कोई मिलावट नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिस लास्ट से लेकर रिटेलर तक उसके ही बंदे काम कर रहे हैं, उस फर्म के बंदे ही काम कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का क्या फायदा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या किया इन्होंने कि भाई सेम मार्केटिंग प्रोसेस के लिए उनको अलग से कोई बंदा रखने की जरूरत नहीं है, जिससे उनका कॉस्टिंग कम आ जाएगा, ठीक है। और कॉन्ग्लोमरेशन में तो सब कुछ होता ही है, बड़े फार्म के लिए होता है, ठीक है। तो इसको देखो डेफिनेशन, अब आपके सामने जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी उसको वहाँ पे वापस मैंने डेफिनेशन प्लस एग्जांपल के रूप में बता दी है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है, टू डिफरेंट एक्टिविटीज़। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ या मार्केटिंग एक्टिविटीज़। वर्क ऑफ मार्केटिंग मतलब एक्टिविटीज़ या वर्क ऑफ मार्केटिंग इज डन बाय सिंगल मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट, सिंगल मैनेजमेंट के द्वारा ही जब किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, इस रिड्यूस द नंबर ऑफ मिडिल मैन, मतलब ये मिडिल मैन के क्या करता है, कम करता है। इन द मार्केटिंग चैनल प्रॉफिट मेकिंग करता है, जिससे क्वालिटी कंट्रोल होती है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था, क्या एग्जाम्पल था, अमूल का इसका सुपर डुपर हिट एग्जाम्पल वर्टिकल इंटीग्रेशन का है। उसके बाद सेकंड में बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की। देखो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि टू सेम एक्टिविटीज, यहाँ पे बात हो रही है, देखो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज एक फर्म के द्वारा की जा रही थी, यहाँ पे सेम एक्टिविटीज
या वर्क ऑफ मार्केटिंग डन बाय सिंगल मैनेजमेंट। यहाँ पे एक ही मैनेजमेंट के द्वारा दो सेम एक्टिविटी करी जा रही है, जबकि यहाँ पे दो डिफरेंट एक्टिविटीज एक ही मैनेजमेंट के द्वारा की जा रही है। इतना सा अंतर है। इसमें क्या होता है, ये रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द मार्केटिंग एंड कंपटीशन पॉसिबल। ये क्या करता है कि कॉस्ट ऑफ द मार्केटिंग में कॉस्ट को कम करता है और कंपटीशन को भी थोड़ा बहुत कम करते हैं। अगर अलग अलग कंपनी के, जैसे अगर अलग अलग से अमेजोन का भी अलग डिलीवरी बॉय होगा, फ्लिपकार्ट का भी अमेजोन डिलीवरी बॉय होगा, या मंत्रा का भी डिलीवरी बॉय होगा, तो उसमें क्या होगा, आपस में कंपटीशन हो जाएगा। और जब भी कंपटीशन होगा तो क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। तो यहाँ पे मार्केटिंग के कॉस्ट को कम करते हैं और कंपटीशन को भी रोकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल के रूप में आपको बताया नहीं, पर एग्जांपल के रूप में मैंने बताऊँ कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्या कर लिया था, इंटीग्रेट कर लिया था। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप एक नया प्लेटफॉर्म लेके आया था जो सेम टाइप का काम कर रहा था जो काम कर रहा था फेसबुक ने। तो उन्होंने क्या किया, कॉमन इनकी ग्रोथ थी कि हमको शेयरिंग करनी है, तो फेसबुक ने क्या किया, व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट कर लिया। दूसरा वोडाफोन और आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए क्या किया कि अपन टावर एक ही यूज करेंगे, अपन जो अपना टावर है वो अपन सेम यूज करेंगे, जिससे अपना क्या हो, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाए। तो यहाँ पे वोडाफोन बीआई जो भी बना है उसका भी एग्जाम्पल क्या है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है। देखो कॉन्ग्लोमरेशन क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेशन वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज डन बाय सिंगल मैनेजमेंट। इसमें मतलब है कि इसके अंदर दोनों ही होता है, पर किसके द्वारा होता है, सिंगल मैनेजमेंट के द्वारा होता है ना। इसमें क्या होता है, रिस्क रिडक्शन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। इसमें ये होता है, इसका फायदा ये होता है कि इसमें रिस्क डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या रिस्क कम हो जाती है। जैसे सपोज कि मैं बात करूँ कि इसका कोई इंसान एक ही प्रकार का, जैसे अमूल बता रहा हूँ कि अमूल एक ही प्रकार का काम कर रही है, बाय द वे कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है जिससे अमूल की कंपनी बंद हो जाती है, तो अमूल की कंपनी बंद हो जाएगी तो उसके सारे एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयज़ के बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे कंपनी को घाटा लग जाएगा। जबकि कॉन्ग्लोमरेशन में क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा कंपनियां काम कर रही है, मतलब एक से ज़्यादा वो प्रोडक्ट पे अलग अलग प्रोडक्ट पे काम कर रही है। भाई कपड़े की भी काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक पे भी काम कर रही है, और अपने क्लॉथ पे भी काम कर रही है, अपने एग्रीकल्चर पे भी काम कर रही है, वनस्पति घी पे भी काम कर रही है। तो बाय द वे कोई भी एक कंपनी बंद होती है, जैसे माना कि कपड़े वाली कंपनी बंद हो गई, तो कोई नो डाउट बाकी 3 कंपनियों से क्या होगा, उसका प्रॉफिट आता रहेगा। ठीक है, तो दूसरा होता है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज मतलब फाइनेंशियल के बैलेंस को बनाए रखती है ना, और आपकी जो बिल्डिंग, जो एम्पायर बिल्डिंग होती है, जो आपकी ब्रांडिंग होती है, उसको ये बढ़ाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गई, बिरला ग्रुप हो गया, टाटा ट्रस्ट का ग्रुप हो गया, जेके ग्रुप हो गया, नाफेड हो गया, और रिलायंस फाउंडेशन हो गया, या रिलायंस ग्रुप हो गया, इस किसके एग्जाम्पल है सब, ये सब कॉन्ग्लोमरेशन के एग्जाम्पल है। तो ये देखो सिंपल फॉर्म में मैंने समझाया। अब आप पीछे जाके वापिस जहाँ पर मैंने आपको बोला था डेफिनेशन पढ़ो, तो आप वहाँ पे जाके डेफिनेशन को पढ़ भी सकते हैं और उस डेफिनेशन को समझ भी सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने आपको तीनों को समझाया है, और इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब अपन आगे करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल और मैं बता दूं, देखो तीनों के एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। ये पहला एग्जाम्पल है वर्टिकल इंटीग्रेशन का, ये दूसरा एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या कह रहा है कि वर्टिकल इंटीग्रेशन कह रहा है यहाँ पे कि एक ही फर्म है जिसमें एक ही फर्म में क्या कर रहा है, वो सिंगल मैनेजमेंट के द्वारा एक से ज़्यादा मार्केटिंग एक्टिविटी एक ही मैनेजमेंट के द्वारा हो रही है, तो क्या होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे तेल की कंपनी है, ठीक है। अब उसने क्या किया, प्रोक्योरमेंट नहीं किया, उसने क्या किया प्रोक्योरमेंट बाकी जो इंडिपेंडेंट ऑयल रिफाइनर्स है उससे क्या किया, तेल लिया यहाँ पे, और सेम तेल लेके एक लेवल पे जाके फिर वापस मार्केट किया। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। और तीसरा फाइनल एग्जाम्पल मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो एग्री बिजनेस मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरह के यहाँ पे उसने शॉप खोल रखी है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट वो बेच रहा है। तो ये सारे हॉरिजॉन्टल पर इंटीग्रेशन अगर दोनों को एक साथ मिला के काम करे कोई कंपनी या कोई फर्म या कोई व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन। तो देखो होप यू आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने समझाया है। इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे आगे क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैंने बहुत सिंपली फॉर्म में समझाया गया है। तो पेश है आपके सामने पहला क्वेश्चन है आपका कि विच वन और इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, मतलब ये कह रहा है कि जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उनमें से क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो क्या डिफरेंस है। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा ऑप्शन है सोइंग, तीसरा ऑप्शन है पैकेजिंग, और चौथा ऑप्शन है स्टोरेज। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बोल रहा है कि क्या डिफरेंसेस है इन 4 ऑप्शन में से मार्केटिंग के टर्म्स के रूप में। देखो यहाँ पे सिंपल सा इसका अपन सॉल्यूशन देखें, तो सॉल्यूशन किस रूप में देखेंगे, मैं आपको पहुंच करके इसका आंसर दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे देंगे, इसमें देखेंगे कि चेक करते हैं अपन की मार्केटिंग प्रोसेस कौन कौन सी है।
मार्केटिंग प्रोसेस के आंसर होगा, अपन को पता है कि मार्केटिंग प्रोसेस कहाँ होती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग से लेकर कंज्यूमर तक जितनी भी बीच में प्रोसेस होती है वो सारी मार्केटिंग प्रोसेस होती है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन आप आफ्टर हार्वेस्टिंग होता है। दूसरा सोइंग, अरे नहीं साहब सोइंग तो बिफोर हार्वेस्टिंग होती है, तो ये यहाँ पे अलग है। पैकेजिंग, पैकेजिंग भी आफ्टर हार्वेस्टिंग होता है और स्टोरेज भी आफ्टर हार्वेस्टिंग होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या चल जाएगा, सोइंग। सोइंग क्यों जाएगा भाई, आंसर सोइंग क्यों जाएगा, सोइंग इसका आंसर इसलिए जाएगा क्योंकि ये बिफोर हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, और बिफोर हार्वेस्टिंग प्रोसेस को अपन मार्केटिंग नहीं कहते हैं, मार्केटिंग नहीं कहते हैं। बाकी तीन किसके एग्जाम्पल है, मार्केटिंग प्रोसेस के एग्जाम्पल है। तो उम्मीद ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो देखो दूसरा क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्ग्लोमरेशन। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो मार्केट इंटीग्रेशन के जो मैंने तीन टाइप बताए थे अभी आपको, कि वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और कॉन्ग्लोमरेशन, इनमें तीनों में से क्या पूछ रहा है, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्ग्लोमरेशन, कि कॉन्ग्लोमरेशन से कौन रिलेट नहीं करता है। तो पहला एग्जाम्पल है अमूल, दूसरा एग्जाम्पल है टाटा ट्रस्ट, तीसरा एग्जाम्पल रिलायंस और चौथा एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो पोच कीजिए और इसका फटाफट से आंसर दीजिए। तो फटाफट से इसका आंसर देंगे तो आप पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखो अमूल, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे फर्म से है ना। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ पता पड़ रही होगी कि भाई टाटा ट्रस्ट, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये तीनों की तीनों कैसे हैं, ये बड़ी बड़ी फर्म्स हैं और जो कैसे काम करती है, जिसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन भी होता है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी होता है। जबकि अमूल के अंदर क्या होता है, अमूल के अंदर क्या होता है, अमूल में सिर्फ वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमूल। क्या आंसर हो जाएगा, अमूल। ठीक है, तो मैं होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस स्प्रेड, कि भाई प्राइस स्प्रेड, मैंने आपको बताया था तीन चीजें कि प्राइस स्प्रेड से कौन रिलेटेड नहीं करता है। तो ये तीन ऑप्शन है इसके सामने, आपके सामने, और एक चौथा ऑप्शन है नन। तो आप फटाफट से पोज कीजिए और इसका आंसर मुझे बताइए कि भाई कौन सा इसमें रिलेट नहीं करता है प्राइस स्प्रेड के बारे में, क्या क्या कहता है। देखो तो पहला ऑप्शन है इट इज द सम ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्केटिंग मार्जिन। दूसरा क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड नेट रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। और तीसरा है टोटल कॉस्ट अकरिंग ड्यूरिंग मार्केटिंग प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल सी, बिल्कुल ठीक। शुरू की दो तो मैंने आपको, शुरू की सेकंड ऑप्शन तो अपने आप में डेफिनेशन है कि दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्राइस स्प्रेड, और ये आपको मैंने बताया था कि इसका एक फॉर्मूला होता है जिसका सम ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट एंड मार्केटिंग मार्जिन। जबकि तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन तो कुछ अलग ही चीज़ है ना, मार्केटिंग प्रोसेस का है। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, प्राइस स्प्रेड का, कि ये इससे रिलेट नहीं है, बाकी दो इससे रिलेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो कि विच वन इज रिलेटेड टू रिड्यूस द मिडिल मैन ड्यूरिंग मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोसेस के दौरान मिडिल मैन को कौन रिड्यूस करता है। ठीक है, तो फटाफट से ऑप्शन है आपके सामने, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कॉन्ग्लोमरेशन या नन। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है आपके सामने बिल्कुल ए, वर्टिकल इंटीग्रेशन। मैंने एग्जांपल के तौर में बताया था कि वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब वो इंटीग्रेशन होता है कि एक ही फर्म सारे के सारे मार्केटिंग प्रोसेस खुद ही अकेले लेवल पे करती है, जिससे क्या होता है, मिडिल मैन का रिड्यूस हो जाता है। मिडिल मैन का रिड्यूस क्यों होता है, जिससे क्वालिटी को वो एंश्योर कर सके। ठीक है, तो ये लास्ट में आपके लिए असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आपके सामने पेश करके जा रहा हूँ। तो बताइए असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट बोल रहा है कि इनमें से कौन और है, मतलब कौन आपस में मेल नहीं करता है, कौन आपस में मेल नहीं करता है। इसका आंसर मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, और क्या कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिए कि भाई इनमें से कौन और है। और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि मार्केटिंग के क्या क्या इंस्टीट्यूट है, जो आपको ऑप्शन दिए हैं उन्हीं के बारे में आगे अपन चर्चा करने वाले हैं कि मार्केटिंग के क्या क्या ऑप्शन है। और बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने कहानी के रूप में पूरा तैयार किया है, एक बहुत ही सिंपल कहानी बताई है, स्टार्टिंग से लेकर 1846 से लेकर एक बहुत ही प्यारी कहानी है आपके सामने पेश है। जैसे पीपीजी में पिछली बार क्वेश्चन आया था कि बताइए, जो कॉटन का पूछा था कि कौन सा संविधान हुआ, वो पूरी कहानी के अंदर कहाँ जुड़ता है। और लास्ट में 2020 तक जो लास्ट प्रधानमंत्री ने FCI जो बताया कि FCI को, वो FPO को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को आपको हर डिस्ट्रिक्ट में खोलना है, खुद का माल खुद का किसान बेचे, डबलिंग ऑफ इनकम करे, उससे लेकर वहाँ से लेकर लास्ट 2020 तक का को कहानी के रूप में मैंने कितने मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, क्यों आया FCI, क्यों आया DMI, क्यों आई नाफेड, क्यों आया फीफा, क्यों आया भाई ना, और एगमार्क क्या होता है, एगमार्क नेट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। और उसके बाद सारे के सारे इंस्टीट्यूट CACP, MSP, FCI सारे के सारे को बहुत कहानी के तौर पे सिंपल फॉर्म में आपको इसमें दिया जाएगा। और आप अगर स्टडी जंक्शन से जुड़ना चाहते हैं और रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप
गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी जंक्शन ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर बैच में जाइए और वहाँ पर पासवर्ड डालिए। वहाँ पर पासवर्ड क्या डालोगे, स्टडी का एस और जे, मतलब SJ123, SJ123 डालिए और वहाँ पे डालने के बाद आपको हमारे बैच में जुड़ जाएगा, जहाँ पर रेगुलर मॉर्निंग में 8 से 10 बजे तक क्लास होती है और उसके बाद टेस्ट होते हैं। तो पेश है आपके सामने बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो आप प्री पीजी स्टूडेंट्स के लिए इस लॉकडाउन के लिए हम आपकी हेल्प करने जा रहे हैं। इस हेल्प का आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और इस हेल्प का आप यूज कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टडी जंक्शन टीम से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।